बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 19 है हमारा और 18 से हमने वेक्टर स्पेसेस स्टार्ट किया था। तो हम रिकॉल कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को। पहले लेक्चर नंबर 18 में हमने वेक्टर स्पेसेस डिस्कस किया था जिसमें उसके 10 एक्सियम्स थे। फिर हमने सब स्पेसेस डिस्कस किया था। हमने वेक्टर स्पेसेस वी के बारे में कहा था कि हमारे पास कोई भी एक बहुत बड़ा सेट है वेक्टर्स का, वो वेक्टर स्पेसेस बन जाएगा जब वो उन 10 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा। और उसके लिए हमने 2 ऑपरेशंस डिफाइन किए थे। एक आपके पास जो था वो एडिशन था और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि अब जो वी वेक्टर वेक्टर स्पेसेस बन चुका है, अब इसमें से हम एक सबसेट चूज करेंगे। वो सबसेट ऐसा होगा कि जो सब स्पेसेस की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज थी। अब जो सबसेट है वेक्टर स्पेसेस का वो सब स्पेस बनेगा जब वो 3 एक्सियम्स थे उन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने वो 3 एक्सियम्स देखे थे। वो बेसिकली उन एक्सियम्स में एक फर्स्ट जो था वो 0 वेक्टर का था, सेकंड एडिशन का था और थर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का था। लेकिन वो एक्सियम्स बेसिकली वेक्टर स्पेसेस के एक्सियम्स को भी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर स्पेसेस है वो सब स्पेसेस भी होते हैं। फिर हमारे पास था स्पैनिंग सेट थ्योरम। स्पैनिंग सेट थ्योरम में हमने बेसिकली रिलेट इसको किया था सब स्पेसेस से। हमने कहा था कि हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम सब स्पेसेस की 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें, और जो दूसरा ऑप्शन था वो था कि अगर हम ये कहते हैं कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स जो किसी वेक्टर स्पेसेस से बिलोंग कर रहे हैं, अगर मैं उसको स्पैनिंग सेट की फॉर्म में लिख लूं या लिखा जा सके, तो वो स्पैनिंग सेट की फॉर्म में अगर जो वेक्टर्स लिखे जा सकते हैं वो ऑटोमेटिकली सब स्पेसेस फॉर्म करते हैं। तो ये 2 तरीके थे सब स्पेसेस प्रूव करने के, कि आप या तो उसको स्पैनिंग सेट की फॉर्म में लिख लें या फिर ये था कि आप 3 एक्सियम से उसको प्रूव करें। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप दोनों में से कौन सा मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है कॉलम स्पेसेस, नल स्पेसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले हम एक और काम ये भी करेंगे कि हमने जो लास्ट चैप्टर में वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस और स्पैनिंग सेट थ्योरम हमने किया था, उससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम डेविड सीले लीनियर अलजेब्रा बाय डेविड सीले फोर्थ एडिशन से हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये 4.1 एक्सरसाइज का। लेट वी बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द एक्स वाई प्लेन। कि अब ये जो वी है वो कह रहा है कि बेसिकली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस तरह से, अब उस पर क्या कंडीशन लगेंगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वेक्टर स्पेसेस वी है, सॉरी जो वेक्टर सेट है वी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तभी हो सकता है जब उसमें जो एंट्रीज आ रही हैं दोनों की दोनों वो पॉजिटिव हों, या वो जीरो हों या फिर वो पॉजिटिव हों। तो जब उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की तो उसने फिर साथ ही एंट्रीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगी तो फिर x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन पॉजिटिव वाली होगी, सॉरी x पे नेगेटिव वाली होगी कि x लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अब वो कह रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन, अब ये हमें R2 नजर आ रहा है कि ये बेसिकली R2 से बिलोंग कर रहा है। अब वो कह रहा है इफ u एंड v मीन्स कि v वेक्टर के सेट में हमारे पास जितने वेक्टर्स आ रहे हैं वो R2 हैं। इफ u एंड v आर इन v, अगर वो कह रहा है कि 2 वेक्टर्स हैं हम चूज करें, क्योंकि हमने ये चीज यहाँ पे प्रूव करनी है कि ये वेक्टर स्पेसेस है या नहीं। अब यहाँ पे लेकिन वो जो पूछेगा हमने सिर्फ वो आंसर करना है। अभी ए पार्ट में से सिर्फ एक ही बात है, उसने कहा है कि इफ u एंड v आर इन v, इज u प्लस v इज इन v y। कैसे होगा ये? तो इसको आप सॉल्व करके बताएंगे। अब यहाँ देखें, अगर हम कहते हैं कि u और v वेक्टर्स हैं, मैंने वेक्टर्स यहाँ से चूज कर लिए कि ये एक वेक्टर u है और एक v है जो v से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इसने हमें बेसिकली तो v वेक्टर बोला है ना, इसमें इसमें हर तरह के वेक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन इसने पिक किया है R2 का वेक्टर। अब u को वो कह रहा है इक्वल्स टू, अब x1 और xy मैंने ये 2 एंट्रीज ले ली और मैंने x1 और y1 पे ये रिस्ट्रिक्शन इसके बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि x एंड y कि इसकी दोनों की दोनों एंट्रीज पॉजिटिव हैं, या जीरो हो सकती हैं या पॉजिटिव हो सकती हैं। तो मैंने x और y1, x1 y1 दोनों को पॉजिटिव का।
ये u है डिफाइंड जो v से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से मैंने एक v चूज़ किया जिसमें मैंने x2 y2 एंट्रीज़ लिखी। आप जनरली बेशक v1 v2 लिख लें, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन आपने माइंड में रखनी है कि बोथ शुड बी पॉजिटिव। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो u प्लस v है वो भी v से बिलोंग करेगा, तो वो उसके लिए आपको प्रूव बेसिकली क्या करना है कि आपने u प्लस v को जब ऐड करना है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड करेंगे, तो आपने ये कहना है कि इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है। और इसका रिजल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा जब आप एक पॉजिटिव नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे, मीन्स कि x1 के अंदर x2 और y1 के अंदर आप y2 ऐड करेंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो हम इस तरह से प्रूव करेंगे कि u प्लस v बिलोंग्स टू v। अब ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है u प्लस वी इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। अगर x1 पॉजिटिव था और x2 दोनों पॉजिटिव थे तो मैं कहूँगी x1 प्लस x2 विल बी पॉजिटिव, y1 प्लस y2 विल बी पॉजिटिव। और ये कैसे हैं u प्लस v से। तो अगर u और v से बिलोंग कर रहे हैं तो सो u प्लस v आल्सो बिलोंग्स टू v। सॉरी यहाँ पे मैंने R2, यहाँ पे मुझे v लिखना है, बिलोंग्स टू v। अच्छा, अब सेकंड देखें, फाइंड अ स्पेसिफिक वेक्टर u इन v। अब यहाँ पे देखें जब उसने स्पेसिफिक का कहा है ना, तो इट मीन्स कि आपने x और y या जो भी है आपने वैल्यूज बतानी है। आप अब आप वैल्यूज बताएंगे एंड स्पेसिफिक u की आप बेशक जो है वो वैल्यू बताते हैं या नहीं बताते, लेकिन उसने जब कहा है कि u स्पेसिफिक ले ले तो बेशक आप स्पेसिफिक ले लें। एंड अ स्पेसिफिक स्केलर c सच दैट सी यू इज नॉट इन v, कि ये बिलोंग नहीं करता, कि जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई नहीं करता, विच इज इनफ टू से दैट वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो ये काफी होगा हमें ये बताने के लिए कि ये वेक्टर स्पेसेस नहीं है। तो अब बी पार्ट को हम किस तरह से करेंगे। अब इसके फौरन जो फर्स्ट क्लिक में मेरे माइंड में जो चीज आती है वो ये आती है, यू मैं कुछ भी चूज कर लूं लेकिन मैंने यू में इस रिस्ट्रिक्शंस को सामने रखना है। लेकिन सी में मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सी में सी जो मेरे पास कांस्टेंट है, स्केलर है, वो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैं नेगेटिव ले सकती हूँ, मैं पॉजिटिव ले सकती हूँ। अब मैं सी और यू की अपनी तरफ से एक चॉइस करूंगी, आप इसके अलावा भी कोई चॉइस कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने यू की चॉइस की है 2 3, आपकी मर्जी है 4 5 कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इसमें सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कि एक्स और वाई पॉजिटिव होना मस्ट है। जीरो भी हो सकते हैं लेकिन जीरो ना करें, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली ये प्रूव करना है कि सी यू नहीं बिलोंग कर रहा। तो जीरो, आप जीरो के साथ कुछ भी स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो जीरो आ जाएगा, वो बिलोंग कर जाएगा। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि एनी सी मल्टीप्लाई बाय यू, तो इट मीन्स कि सी की कोई भी वैल्यू होगी सी यू को बिलोंग करना चाहिए। तो हम फिर उसमें से वो चूज करते हैं कि जो नहीं बिलोंग करते, क्योंकि अगर एक भी बिलोंग नहीं करता तो इट मीन्स कि हम कहेंगे कि सी यू बिलोंग नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे यू ले रही हूँ 2 3 एंट्रीज, कोई भी एंट्री कुछ भी ले लें यहाँ पे, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। अब सी के लिए मैं सी इक्वल्स टू -1, इसके लिए मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिवाय इसके कि ये रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। सी की वैल्यू हमारे पास स्केलर रियल नंबर से बिलोंग करें, देन सी यू क्या आ जाएगा -2 -3, ये नहीं वी से बिलोंग करता बिकॉज सी यू हैज नेगेटिव एंट्रीज। तो आप कह देंगे हेंस वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, तो गिवन वी वेक्टर स्पेसेस नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, W be the union of the first and third quadrant in the XY plane, that is let W is equals to XY, XY should be positive। अब x मल्टीप्लाई बाय y पॉजिटिव होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि दोनों पॉजिटिव होना मस्ट है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की भी उसने बात की है। क्योंकि जब आपके पास सेम साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो अब चाहे ये एक्स वाई हो जाए, चाहे ये -x -y हो जाए, दोनों केसेस में ये रिस्ट्रिक्शन वो फुलफिल करेगा, एक्स वाई पॉजिटिव ही रहेगा। इज यू इज इन डब्ल्यू। अब u क्या है कि जो वेक्टर्स जिससे बिलोंग कर रहे हैं, अब मैं इस वेक्टर को u कह दूं, तो वो कह रहा है इफ u इज इन w एंड c इज एनी स्केलर, इज c u इन w। कि मैं कोई भी c स्केलर लेती हूँ तो क्या वो w से बिलोंग करेगा, अगर करेगा तो why, वो रीजन पूछ रहा है। अब अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ इसकी हिंट देती जाऊंगी। अगर सी स्केलर है, सपोज मेरे पास एक चॉइस ये है कि मैं दोनों की चॉइस में पॉजिटिव ले लूं या मैं दोनों की नेगेटिव ले लूं। जब मैं दोनों को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी तो अगर साइंस चेंज होंगे, फॉर एग्जांपल अगर स्केलर नेगेटिव है तो वो दोनों के साइंस को चेंज करेगा, अगर पॉजिटिव है तो दोनों के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो हमने लिख के बताना है।
तो आप उसको ना यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम इसको पॉज़िटिव लेके स्केलर जो है आप 4 तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। आप इन दोनों को पॉज़िटिव लें और फिर आप कहें कि जो सी है वो आप एक दफ़ा पॉज़िटिव लेके एक दफ़ा नेगेटिव लेके चेक कर लें, तो दोनों के जो रिज़ल्ट्स होंगे, वो आप देखेंगे कि वो इस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करेंगे। फिर इसी तरह से आप इन दोनों को नेगेटिव लेके देन फिर आप सी को एक दफ़ा पॉज़िटिव, एक दफ़ा नेगेटिव लेके चेक कर लें। तो 4 तरह से हम इसको चेक कर कर सकते हैं और फिर ये इसकी रीज़न होगी। फिर वो कह रहा है फाइंड स्पेसिफिक वेक्टर्स u and v in W such that u plus v is not in W. This is enough to show that W is not a vector space. In obviously जब एक प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा तो ये इनफ होगा ये बताने के लिए कि वो वेक्टर स्पेसेस नहीं है। चाहे वो 10 एक्सियम्स हैं, उसमें से वो 9 एक्सियम्स को सैटिस्फाई कर रहा है, एक को नहीं कर रहा, तो वो नहीं वेक्टर स्पेसेस बनेगा। तो अब बी पार्ट को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यू और वी की हमने चॉइस इस तरह की रखनी है इस रिस्ट्रिक्शन को सामने रखते हुए कि हमारे पास दोनों के साइंस ऑपोजिट हो जाएं। अगर हम ये प्रूव करने में अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि एक का साइन पॉजिटिव का नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली वो इस कंडीशन को वायलेट कर जाएगा। तो उसके लिए फिर इसके लिए मेरे पास एक चॉइस जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि अगर मैं इस तरह से करूँ कि दोनों की चॉइस जैसे मैं दोनों पॉजिटिव ले लेती हूँ लेकिन दोनों की चॉइस मैं इस तरह से रखती हूँ जैसे 2 और 3 ले लूँ, ठीक है? तो वो इसको यू इससे बिलॉन्ग करेगा। अब मैं वी की जो चॉइस ले रही हूँ, वो मैं दोनों नेगेटिव ले लेती हूँ, लेकिन दोनों नेगेटिव लेते हुए मैं इस चीज़ का ख़्याल रखूँगी कि सपोज़ अगर मैंने एक की चॉइस 2, 3 की थी यू वेक्टर, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे यू लिया 2, 3 इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पॉज़िटिव है। वी मैंने लिया -4, -1 लेकिन मैंने यहाँ पे एक पॉइंट था मैंने जब दोनों को नेगेटिव लिया तो वो भी इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा था। इट मीन्स कि यू एंड वी बिलॉन्ग्स टू डब्ल्यू लेकिन जब मैंने इनका एडिशन किया तो दोनों के ऑपोजिट साइंस आ रहे थे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं बनता, लेस देन इक्वल्स टू 0 बनता है तो ये डब्ल्यू से बिलॉन्ग नहीं करेगा। अब इसमें मैंने सिर्फ एक छोटा-सा काम ये किया कि जब मैंने 2 के पैरेलल -4 को देखा जो मैं नेगेटिव ले रही हूँ तो मैंने इससे ग्रेटर वैल्यू ले ली। जैसे 2 4 4 मीन्स के 4 ग्रेटर ले लिया मैंने ताकि मेरे पास 2 और -4 से नेगेटिव आंसर आए। और यहाँ पे मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली, 3 के कंपैरिज़न में मैंने 1 ली, ठीक है? तो इससे फिर जब 3 और 1 का मैं कंपैरिज़न करूँगी तो फिर डेफ़िनेटली मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इससे लेस 3 -1 मीन्स कि वो इसको पॉज़िटिव करेगी। फर्स्ट वाली नेगेटिव करेगी, सेकंड वाली पॉज़िटिव करेगी, तो इस चॉइस से मेरे पास ये प्रूव हो गया कि ये वेक्टर स्पेसेस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे साइज़ का, लेट H बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द यूनिट सर्कल। कि इनसाइड है तो इट मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 1 से लेस है इनसाइड है इक्वल मींस कि ऑन द यूनिट सर्कल है इन द एक्स वाई प्लेन दैट इज लेट एच इज इक्वल्स टू तो वो फिर कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ये कंडीशन बनती है फाइंड अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू वेक्टर्स लेके आप एग्जांपल दें या फिर और अ वेक्टर एंड अ स्केलर या फिर वो जो स्केलर मल्टीपल है उसकी एग्जांपल है टू शो दैट एच इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R2 कि सबस्पेस नहीं बनता अब वो डेफिनेटली ये रिस्ट्रिक्शन ही प्रॉब्लम कर रही होगी तो हम इसको दोनों तरह से देख लेते हैं अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैंने u की चॉइस ली है 0.5 एंड 0.5 मैंने कहा 0.5 स्क्वायर और 0.5 स्क्वायर ये कंडीशन अगर मैं लगाऊं तो ये सॉल्व करने के बाद लेस देन इक्वल्स टू 1 बनता है फिर मैंने v की चॉइस भी इसी तरह से ली है वो भी लेस देन 1 बनता है लेकिन जब मैंने u को v में ऐड किया तो 0.5 क्या होता है हाफ 1/2 1/2 में जब मैंने 1/2 ऐड किया 2 हाफ को तो वो 1 बन गया 1 अब जब ये कंडीशन में लगाऊंगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं बनता ये क्या बनेगा 2 2 तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इक्वल भी नहीं 2 इज ग्रेटर देन 1 तो इस कंडीशन को वो वायलेट कर गया तो इट मींस कि u प्लस v डज नॉट बिलोंग टू h अब दूसरी जो उसकी कंडीशन है अब देखें एक तरह से मैंने इसे प्रूव कर दिया दूसरी तरफ मैं एक्सप्लेन कर दूंगी लेकिन वो करेंगे आप लोग खुद अब वो कह रहा है मैंने 2 वेक्टर्स लेके इसको डिस्प्रूव किया आप एक वेक्टर एक स्केलर लेके करें अब वेक्टर आप कोई भी चूज कर लें यही वाला वेक्टर चूज कर लें बेशक आप 0.2 चूज कर लें लेकिन स्केलर आप इतना बड़ा ले लें कि जब आप स्केलर पे ये वाली कंडीशन लगाएं जैसे आप स्केलर 1 ले लें 2 ले लें तो आप देखें कि फिर इस कंडीशन को ये वायलेट कर जाता है तो फिर वहां से भी प्रूव हो जाएगा कि बिलोंग नहीं करता अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 टू 8 है अब ये क्वेश्चन पोलिनोमियल्स के हैं और इसमें जो पोलिनोमियल के सेट हैं वो पी से बिलोंग कर रहे हैं अब वो कह रहा है कि फर्स्ट में पहले आपने एक तो ये बात कि इसमें आपको डिटर्मिन करना है कि ये जो गिवन आपके पास पोलिनोमियल्स हैं ये जो 4 क्वेश्चंस में आपके पास आ रहे हैं 5 टू 8 में क्या वो सब स्पेस बना रहे हैं पी एन मीन्स के क्या ये सब स्पेसेस ऑफ पी एन है या नहीं
फॉर द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एन, बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है। अब जैसे इसमें आपके पास ऑर्डर 2 है, इसमें भी ऑर्डर 2 है, इसमें वो कह रहा है डिग्री एट मोस्ट 3, 3 इसकी डिग्री आ रही है। तो इसमें वो पी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 पोलिनोमियल आपके पास 0 पोलिनोमियल ले रहा है। तो अब इन चारों को हमने प्रूव करना है। तो हमने अपने आंसर को जस्टिफाई, और आंसर हमने जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो देखें, आपको आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि जब हमने सब स्पेसेस को प्रूव किया तो फिर हमने उसको रिलेट किया स्पैनिंग सेट से। अब यहाँ पे अगर हम स्पैनिंग सेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो आप समझिए कि सेकंड्स में हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर मैं इस पी ऑफ टी को इन द टर्म ऑफ स्पैनिंग सेट मैं लिख सकती हूँ। स्पैनिंग सेट, अब इसमें टी स्क्वायर है बेसिकली, वहाँ पे जो अननोन्स होते थे यहाँ पे अननोन्स की जगह पे टी स्क्वायर, टी रेज़ टू द पावर 4 ये आ रहे हैं। ए आपके पास जो है वो स्केलर्स हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर मैं 5 पार्ट की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की, अगर मैं 5 की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं ये कहती हूँ कि ये जो P ऑफ T है, P of T, I can write it in the form of a spanning set of, स्पैनिंग सेट में जो वेक्टर्स आते हैं वो क्या होता है? वो लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ना, स्पैनिंग सेट ऑफ टी स्क्वायर। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये सबसे आसान तरीका है प्रूव करने का। तो अगर ये स्पैनिंग सेट में की फॉर्म में, स्पैनिंग सेट ऑफ टी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है P of T, तो हम कहेंगे देन P of T is a subspace of P. If P of T, आप यहाँ पे लिख लें, if P of T की कंप्लीट स्टेटमेंट ये होगी, if P of T is equals to spanning set of T square, कि इस फॉर्म में हमने लिख लिया है, so P of T is a subspace of capital Pn. ये सिंपल हमारा ये आंसर है। अब यहाँ पे 6 को देखें आप, P of T is not equal to spanning set of T square। इसे मैं दो तरह से कर सकती हूँ कि मैं ये कहूँ कि स्पैनिंग सेट ऑफ टी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि यहाँ पे A आ रहा है। ये A प्लस स्पैनिंग सेट ऑफ टी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हमारे पास जो सब स्पेस होने की स्टेटमेंट है वो सिंपल टी स्क्वायर के लिए, A प्लस टी स्क्वायर के लिए नहीं है। और दूसरा ऑल्टरनेटिव वे क्या है, मैं कहूँ कि जीरो पोलिनोमियल, इसको मैं जीरो ऑफ टी लिखूंगी, वो ज़्यादा बेटर होगा अगर मैं इसको जीरो ऑफ टी लिख लूँ। जीरो ओ ऑफ टी जिसको हम बोलते हैं, ओ ऑफ टी डज नॉट बिलोंग टू पी ऑफ टी। रीज़न क्या है कि मैं कहती हूँ कि अगर इसको मैं जीरो ऑफ टी की मैं बात करती हूँ तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो प्लस टी। इसमें मैक्सिमम मेरे पास क्या हो सकता है कि अगर मैं उस पर कंडीशन ये लगा रही हूँ, ए इज इफ ए जीरो बट वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ए को चले मैंने जीरो कह दी क्योंकि मैंने कहा था जब सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो जीरो होंगे तो ये जीरो पोलिनोमियल फॉर्म करता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं a को 0 कर रही थी तो मेरे पास 0 पोलिनोमियल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे a को 0 करने से 0 पोलिनोमियल नहीं आता क्योंकि टी स्क्वायर टर्म रह जाती है। अब टी स्क्वायर के साथ जो उसने पोलिनोमियल है वो खुद डिफाइन करके एक स्पेसिफिक वैल्यू 1 दे दी, और 1 को हम किसी भी तरह से 0 नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। अब हमने P ऑफ T लेना होगा A प्लस, अब उसमें हम A नॉट प्लस A1T प्लस A2T स्क्वायर भी ले सकते हैं। P of T is equals to A naught plus A1 of T plus A2 of T स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ये सॉरी ये 2 तक हुआ है, 3 तक मैंने जाना है, डिग्री 3 तक मैंने जनरल पोलिनोमियल ले लिया है ऑफ डिग्री 3। अब यहाँ पे एक जो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है जो कि पोलिनोमियल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसने कहा ए नॉट A1 A2 A3 रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगर वो इंटीजर से बिलोंग करेगा तो फिर भी स्टिल आप ये कहें कि वो सब स्पेसिस बनाएगा। ये जो पोलिनोमियल है डिग्री 3 का,
ये सबस्पेस बनेगा पी ऑफ एन का। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये आपने मेंशन करनी है कि ये जो ए नॉट है, A1, A2, A3 ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इंटीजर्स का सेट क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आएंगे। अब अगर मैं बात करती हूँ पोलिनोमियल्स की, कि इसमें मैं कहती हूँ एडिशन जीरो प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी। फर्स्ट अगर मैं चेक करूँ उसकी कंडीशन, अगर मैं कहूँ ऑल कोफिशिएंट, क्योंकि देखें सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो तो आता है, अगर मैं कहूँ जीरो 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 ऑल कोफिशिएंट्स में जीरो ले लूँ, आपने इसको बाकायदा इन तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिखना होगा। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली आप कहेंगे ए नॉट, A1, A2, A3 अगर हम सारे जीरो ले लेते हैं तो हमारे पास जीरो पोलिनोमियल आ जाएगा विच बिलोंग्स टू पी ऑफ टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं इसको कह दूं कि ये P1 ऑफ T है और मैं इसमें A नॉट, A1, A2, A3 ले लूं, और फिर मैं कहूँ P2 ऑफ T है, उसमें मैं B नॉट, B1, B2, B3 ले लूं, और मैं साथ ही मेंशन कर दूं कि सारे के सारे वो भी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि 7 में उसने पोलिनोमियल्स को यूं ही डिफाइन किया है। अब मैं जब उनको ऐड करूंगी तो एक इंटीजर में जब इंटीजर ऐड होगा, मींस कि A नॉट के अंदर जब B नॉट ऐड होगा, P1 ऑफ T और P2 ऑफ T को ऐड करने से, तो भी हमारे पास आंसर इंटीजर ही आएगा। इट मीन्स कि सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब जब मैं थर्ड प्रॉपर्टी पे आऊँगी, थर्ड प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो ये जो C है ये बिलॉन्ग करता है स्केलर सेट ऑफ रियल नंबर से। अब जब सेट ऑफ रियल नंबर से बिलॉन्ग करता है तो अब इसमें इंटीजर्स का सेट जो है वो रियल नंबर के सेट में कंटेन करता है। तो अब मैं अगर लेट मैं C की चॉइस कर लेती हूँ 1/2, मैंने 1/2 चॉइस कर ली। अब ज़रा 1/2 को ए नॉट और ए नॉट, A1, A2, A3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास सपोज़ ए नॉट की वैल्यू है 2, 3 कर लें, 3, 4, 5, 6। तो जब मैं C की चॉइस 1/2 कर रही हूँ, तो ये मेरे पास 3/2 फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ जाएँगी जो Z से बिलॉन्ग नहीं करती। तो C की वैल्यू 1/2 चूज़ करने से जो थर्ड प्रॉपर्टी है सबस्पेस की, P ऑफ T ने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि अब C को जब हमने 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो अब C P ऑफ T बिलोंग नहीं करता P ऑफ T के साथ। तो हम कहेंगे कि सबस्पेस 7 सबस्पेस नहीं बनता, 6 भी सबस्पेस नहीं बना, 5 सबस्पेस बना है। अब 8 पे आ जाएं। All polynomials in Pn such as P of 0 is equals to 0। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल की, तो ये जब उसने कंडीशन लगा दी साइड दैट पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, की मीन्स कि आपने जब पोलिनोमियल्स उसमें टी की जगह पे ज़ीरो सब्सिट्यूट किया तो आपके पास आंसर ज़ीरो है। तो ऑल कोफिशिएंट्स आर बेसिकली ज़ीरो है। तो ज़ीरो तो ऑलरेडी आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपके पास ज़ीरो पोलिनोमियल से बिलोंग करेगा। सेकंड इसकी कंडीशन आ जाती है कि आपने एडिटिव लॉ जो है वो चेक करना है। अगर आप p प्लस क्यू ऑफ ज़ीरो चेक करेंगे तो आपके पास वो इक्वल होगा p ऑफ ज़ीरो प्लस क्यू ऑफ ज़ीरो के, तो वो भी एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा स्केलर को भी अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर ज़ीरो होगा। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये ज़ीरो आपके पास ज़ीरो पोलिनोमियल है, तो ये प्रूव हुआ है कि ये बिलोंग करेगा, ये सबस्पेस बनेगा p ऑफ n की। नेक्स्ट आपके पास है 15 to 18 exercise की problems. Let W be the set of all vectors of the form shown, ये 15 to 18 में, where A, B, C represent arbitrary real numbers. In each case, either find a set S of vector that spans W or give an example to show that W is not a vector space. आपने इसमें शो करना है कि वो कह रहा है कि W जो है वो show that W is not a vector space. आपने ये शो करना है। अगर ये सबस्पेस ना हो तो तब हम शो करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो हैं सबस्पेस ना बने, क्योंकि वो उसने ये भी कहा है ना, आइदर फाइंड अ सेट एस ऑफ वेक्टर्स दैट स्पैन्स डब्ल्यू। अगर ये ना भी बताए तो हमें पता है कि हमारे लिए एक ईज़ी वे है कि हम इसको स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो अभी हमने पॉलिनोमियल वाले केस में भी से किया है। अगर मैं 15 एग्जांपल देखूँ, तो इसमें अगर मैं कहूँ कि मैं क्या इसको स्पैनिंग सेट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं ए कॉमन ले लूँ, ए मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए और बी दोनों। ए के साथ मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा, एक बी के साथ आ जाएगा, लेकिन ये -1 कहाँ जाएगा?
इस -1 की वजह से हम कहेंगे कि इट कैन नॉट बी रिटन एज अ स्पैनिंग सेट ऑफ द वेक्टर v1 v2 इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि फिर -1 से आपके पास एक ज़ीरो वेक्टर फॉर्म होगा, p वेक्टर फॉर्म होगा, p प्लस स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर v1 एंड v2 आपके पास आएगा, तो सबस्पेस नहीं बनेगा। इसको मैं आपको बता देती हूँ। इट कैन नॉट बी एक मतलब 15 को जब मैं सॉल्व करूँगी तो मैं कहूँगी आपने प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, कैन नॉट बी रिटन एज अ स्पैनिंग सेट ऑफ स्पैनिंग सेट ऑफ क्योंकि जो ए के जो कोफिशिएंट्स जो फॉर्म करेंगे, ए जब आप कॉमन लेंगे तो 2 0 एंड 2 ये इससे v1 फॉर्म होगा, फिर उसके बाद 3 0 एंड 5 इससे आपके पास v2 फॉर्म होगा। तो हम इस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। और दूसरा हम इसको इससे भी ज़्यादा हम इजी वे में ऐसे बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे a और b 0 ले लेती हूँ, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0 क्योंकि a b आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, हम दोनों 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। स्टिल वी कैन नॉट गेट 0 वेक्टर। तो ये ज़्यादा इजी वे होगा अगर आप बता दें 0 वेक्टर डज़ नॉट बिलोंग्स टू w, w से बिलोंग नहीं करता। और इसी तरह से अगर आप 16 देखें तो 16 में भी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ लेट ए 0 तो आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके बताएँगे। आप कहेंगे या तो आप इस तरह से बता दें या फिर ऐसे बता दें कि यहाँ पे आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि इक्वल टू स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 नहीं है, तो ये बेसिकली आपके पास स्पैनिंग सेट ऑफ आप p वेक्टर कह दें, p वेक्टर प्लस स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 बन रहा है। तो हमने इसके बारे में कहा था कि स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वेक्टर्स, मीन्स कि ये ए मैट्रिक्स है ना, यहाँ से ये ए मैट्रिक्स फॉर्म करता है, ए मैट्रिक्स फॉर्म करता है। तो ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं, वो फॉर्म करते हैं स्पैनिंग सेट, वो बनाते हैं। तो कॉलम्स ऑफ ए जब स्पैनिंग सेट नहीं बना रहे तो हम कहेंगे कि फिर ये सबस्पेस नहीं बनेगा। अब अगर यहाँ पे भी मैं इसी तरह से प्रूव करूँ तो मैं अगर यहाँ पे जैसे मैं वेक्टर लेने की कोशिश करूँगी इस क्वेश्चन में, तो मेरे पास फर्स्ट जो है कांस्टेंट वाला वेक्टर बनेगा 1, सेकंड में कोई कांस्टेंट नहीं है, 0 एंड 0 प्लस अब मैं ए कोफिशिएंट लेने लगी हूँ, ए कोफिशिएंट 0 3 एंड 2। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस बी। ये बी और ए आपको पता है ना ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि x1 और x2 आपके पास होते हैं अननोन्स। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा -5 और 3 आ जाएगा। अब आप बताएं कि ये वही वाला जैसे हमने 15 एग्जांपल को किया है, उसे एक स्टेप मैं पहले बता रही हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास बनता है वेक्टर p प्लस, इसको मैं वेक्टर साइन के साथ बता देती हूँ, प्लस ए कांस्टेंट जिसको हमने x1 बोला है, इसको मैं कह देती हूँ u वेक्टर, इसको मैं कह देती हूँ प्लस b और v वेक्टर। तो अब आप खुद बताएं कि क्या ये स्पैनिंग सेट बनता है? हम लोग जहाँ पे हमने डिस्कस किया था होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम को, वहाँ पे हमने ये चीज़ बताई थी कि बेसिकली ये आपके पास बन रहा है p वेक्टर प्लस स्पैनिंग सेट ऑफ u, v। u, v वेक्टर ये इस फॉर्म में बन रहा है। अब यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हुई थी ना, यहाँ पे भी p प्लस स्पैनिंग सेट v1 v2 बन रहा था। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे इसको ऑल्टरनेटिव वे ये है, मैं कहूँ लेट a इज 0 b इज 0, देन जो आपके पास रिजल्टिंग वेक्टर आएगा डेट इज 1 0 0।
व्हिच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो हमारे पास 0 वेक्टर जो है वो W से बिलॉन्ग नहीं करता। इस तरह से आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आप A और B को 0 पुट करके आप बताएँगे देखिए हमारे पास अब हमने A को 0 पुट किया क्योंकि 0 वेक्टर लाने के लिए हमारे पास मैक्सिमम ये है कि हम A और B की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करें। अब इस 1 को तो हम 0 नहीं बना सकते। तो आप इसको प्रॉपर्ली स्टेप्स के साथ करेंगे। फिर 17 देखें। 17 में वो कह रहा है कि अगर मैं इसको स्पैनिंग सेट वाले से करूँगी तो ये ज़्यादा ईज़िली हो जाएगा। इसको मैं स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर ए के देखें A और B के अलावा कोई कांस्टेंट नहीं है। स्पैनिंग इट कैन बी रिटन एज़ स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर V1 एंड V2 तो हम कहेंगे ये सबस्पेस है। दूसरी ऑप्शन में आप इसको तीनों प्रॉपर्टी से प्रूव कर लें। 18 में जो है वो A और यहाँ पे 0 आ रहा है। तो हम इसको A, B एंड C स्पैनिंग सेट ऑफ ए बी एंड सी के जो कॉलम्स हैं जो हमारे पास यू वी एंड डब्ल्यू बनेंगे स्पैनिंग सेट ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या हुआ 15 और 16 जो है वो दोनों सबस्पेस नहीं बने और 17 और 18 हमारे पास दोनों सबस्पेस बन गए हैं। स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है तो इसलिए अभी हमने लास्ट लेक्चर की ही एग्जांपल्स डिस्कस की थी। तो इस वजह से हम अब जो नल स्पेसेस हैं, कॉलम स्पेसेस हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस की जो मैंने आपको करवाए हैं इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और इसके अलावा जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में जो इसी से रिलेटेड हैं स्पैनिंग सेट वाले आप उनकी भी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।